गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गया गाइडेंस प्रोग्राम के 10th क्लास कोर्स में मैं डॉक्टर कुमारी उषा आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप जैसा कि जान रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से 10th के लिए बहुत ज़्यादा और काफ़ी डेप्थ में आपके 10th बोर्ड की तैयारी करवाई जा रही है। बच्चों, इसी संदर्भ में आज हम केमिस्ट्री का अपना चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम इसको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी के फॉर्म में शुरू करेंगे। कार्बन क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कार्बन क्या है। बच्चों, कार्बन अगर सबसे पहले हम अगर देखें, अगर मन में एक बात उत्पन्न होती है कार्बन क्या है, तो कार्बन को सबसे पहले हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक कोल, जो कि हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, कोयला। हमारे आसपास आप ये भी सुने कि हमारे रेलवे के इंजन पहले कोल से चलते थे, कोयला इंजन से चलता था, जिससे वाष्प बनते थे और फिर इंजन और रेलगाड़ियाँ चलती थी। माँ घर में चूल्हे जलाने में इस्तेमाल करती थी। अभी भी आप ठंड का मौसम है तो घर में जो लकड़ियाँ जलाते हैं और उसमें जो लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा जो बाद में बच जाता है, जिसे हम चारकोल भी कहते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। दिस इज कोयल और कोयला। थोड़ा सा हम अगर और देखें साइंटिफिक रूप में, बिकॉज वी आर अ साइंस स्टूडेंट, साइंस के विद्यार्थी होने के कारण, तो सबसे पहले आप कोल को या कार्बन को आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में जानते हैं। आप जानते हैं कि जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल के प्रेजेंट में सूर्य के प्रकाश के साथ पानी और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर करके जो भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप इस पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जब गौर करें तो आप देखें सबसे पहले तो जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, साथ ही जो भोज्य पदार्थ बन रहा है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। यानी कार्बन हमारे इस धरती पर मौजूद ऐसा तत्व है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रूपों में पाया जाता है। साथ ही ये हमारे नेचर में, सॉइल में भी काफ़ी अच्छे से उपलब्ध है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल में 14वें नंबर पे है। तो इस तरह से कार्बन एक बहुत ही उसको क्या कह सकते हैं, एक मल्टी कैरेक्टर वाला एलिमेंट है। तो इससे हम अब स्लाइड की ओर देखें, हमारा स्लाइड क्या कहता है। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन और उसके यौगिक क्या है, लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक। यौगिक का मतलब ही होता है कंपाउंड, योग। योग मतलब, योग को थोड़ा सा और आप आसान करें तो उसको हम जोड़ कहते हैं, जोड़ है। यानी कार्बन जब स्वयं के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर करके एक बॉन्डिंग बनाती है, एक उनका जब सहयोग होता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं मीथेन, मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्टरी समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा स्लाइड कहता है कि कार्बन अधातु है और इसका प्रतीक C है। सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.2% के फॉर्म में और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.3% के फॉर्म में उपस्थित है। भूपर्पटी और खनिजों, आप जान रहे खनिज के फॉर्म में, और सर्वोत्मुखी यानी यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह, एवरीवेयर जो प्रेजेंट है। जैसा कि आप अभी देखा है कि वो भोजन के रूप में हमारे शरीर में भी आ रहा है, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम प्लांट को ही खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। चाहे हम चावल खाएं या हम जब नॉनवेज भी जब हम खाते हैं तो उसमें हम क्या खाते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं वो अल्टीमेटली तो प्लांट्स पे ही डिपेंड है। तो वो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपलब्ध है। दूसरा कहता है कि सभी सजीवों में, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना हुआ होता है। आपने बायोलॉजी में भी ये पढ़ा है, जब आप क्रोमोसोम की बात पढ़ते, गुणसूत्र पढ़ते हैं और उसमें आप डीएनए पढ़ते हैं तो उसमें भी आप कार्बन को देखते हैं। अगला बच्चों हमारा स्लाइड कहता है कि कार्बन में सहसंयोजी आबंध होता है। अब ये सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, हम थोड़ा सा स्लाइड को देखते हुए हम ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो
कितना है 6 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये क्या हो जाएगा 2 और 4। आप ये भी जानते हैं कि किसी भी तत्व को 2 फॉर्म में हम देख सकते हैं उसके आउटर सेल के हिसाब से, जैसे कि आप ये पढ़ चुके हैं, यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे। SP, D ऐसे करके हम पढ़ते हैं और उसमें फिर हम K सेल, L सेल, M सेल पढ़ते हैं। तो अगर कोई तत्व जो है वो अपने आप को स्थिर रखने के लिए, वो बैलेंस करने के लिए क्या कर सकता है, 2 तरीके से कर सकता है। या तो वो अपने उसके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अंतिम सेल में, जैसे ये अगर ये पहला सेल है, फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल है, तो इसमें 8 सेल इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेन या अष्टक का पूर्ण होना, अष्टक पूर्ण करता है। या दूसरा होता है डुप्लेट, जिसमें कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 रहता है। तो 2 तरीके से वो अपने आप को बैलेंस कर सकता है। लेकिन कार्बन के साथ स्थिति क्या है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो वो 2 काम कर सकता है, या तो वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को वो, यहाँ पे अगर हम ऐसे कहें 4 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दे, ठीक है, एक स्टेप हो सकता है। दूसरा वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 2 तरीके हो सकता है। अगर ये वो इस स्टेप को अपनाता है तो इससे क्या होगा कि उसका डुप्लेट वाला फॉर्म बना रहेगा, डुप्लेट का फॉर्म बना रहेगा या ये फॉर्म बना रहेगा उसका। लेकिन 4 लूज करने के लिए और 4 गेन करने के लिए, दोनों ही कंडीशन में उसे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो न्यूक्लियर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में वो फिजिबल हो जाएगा, नॉट स्टेबल रहेगा। तो कार्बन इन दोनों प्रोसेस को नकार देता है, छोड़ देता है, और वो एक दूसरा तरीका अपनाता है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल तरीका। म्यूचुअल तरीका क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब ही होता है मिलजुल कर। क्या होता है? मिलजुल कर। तो इसमें वो क्या करेगा कि ये उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करता है कि वो किसी और के साथ मिलकर करके अपना अष्टक पूर्ण करता है, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? म्यूचुअल कॉपरेशन। म्यूचुअल कॉपरेशन कहते हैं, यानी हम और आप दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर शेयरिंग करेंगे। अब आप ये बच्चों जानते हैं कि जब 2 लोगों के बीच में शेयरिंग होती है तो उनके बीच एक अच्छा खासा क्या बन जाता है? रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे अगर अभी आपके एग्जाम्स हैं और जीजीपी से इतने सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के प्रोग्राम्स आ रहे हैं और सारे प्रोग्राम्स काफ़ी डिटेल में आ रहे हैं, तो आप अपने जिस दोस्त के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है, आप उसको कहेंगे कि भाई तुम फिजिक्स का कर लो और मैं केमिस्ट्री का कर लेता हूँ, ठीक है। बाद में हम लोग जब, जैसे कि जो रूरल एरियाज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, वहाँ पे तुम मुझे ओरली फिजिक्स का कुछ जो डाउट्स होगा वो क्लियर कर देना, मैं तुम्हें केमिस्ट्री का डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो इससे क्या होगा? आप दोनों पेपर तैयार हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे, एंड यू बोथ विल बी वेरी हैप्पी। आप लोग बहुत खुश भी हो जाएंगे और आपके एग्जाम्स के लिए भी आप काफ़ी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह का रिलेशनशिप को जब बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। और जब कार्बन या कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर के जब इस तरह की बॉन्डिंग करता है तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। को का मतलब ही होता है सहयोग, और वैलेंट वैलेंसी से आई है। जैसे कि अगर जब कार्बन किसी के साथ अपना बॉन्डिंग बनाएगा तो उसके 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले हमारा सबसे साधारण और सबसे आसान जो है, और हमारी किताब में भी है, वो है मीथेन का। तो मीथेन के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो कैसे बनती है?
आप बच्चों जानते हैं कि इसका मीथेन का CH4 होता है। तो कार्बन यहाँ इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ये, और हाइड्रोजन भी 4 है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे दिखा दिया जाए, ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, और इस तरह से क्या होगी, इनकी बॉन्डिंग बन जाएगी। ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ ऐसे हो जाएगा, तो इनकी एक बॉन्डिंग हो गई, और इस तरह से CH4 का फॉर्मेशन हो गया, या हम ऐसे कहें इसको, तो इस तरह से मीथेन ने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब हम अपने स्लाइड में देखें, कहता है कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, जो कि अभी मैंने बोर्ड पर बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पर मैंने समझा दिया है आपको, ताकि आपको अगर याद ना हो तो भी आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, तो आप ये क्वेश्चन एज इट इज इसका आंसर लिख सकते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। जब आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तभी तो वो स्टेबल होगा, लेकिन इसके लिए ये बहुत ही क्या है, अत्यंत कठिन है। 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इस तरह से वो अपना एनर्जी को मेंटेन करता है और आबंध बनाता है, किससे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर करके, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना करके, म्यूचुअल कोऑपरेशन करके। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें हाइड्रोजन का, तो आप H2 पढ़ते हैं, आप O2 पढ़ते हैं एज ए ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है, 2 ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का भी क्या होता है, 6 होता है आउटर सेल में, इधर भी ऑक्सीजन का 6 होता है आउटर सेल में, तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, और इस शेयरिंग से उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, और एक कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब आप जैसे यहाँ देखिए, जो मैंने ऑलरेडी अभी बोर्ड पर आपको डिस्कस किया था बच्चों, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट ड्रॉ दिस, आप इसको जरूर से ड्रॉ करेंगे और अपने आंसर को लिखेंगे। दूसरा आप देखिए कि जब 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, जैसे इथिलीन का जब फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब इथिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ कार्बन जो है वो कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन 4 है, तो उसका फॉर्मूला C2H4 है। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच में 2 बॉन्डिंग हो रही है, डबल बॉन्डिंग हो रही है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है, यानी कि 2 कार्बन की ट्रांसफरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, जिससे कि हम इसे 2 लाइन से इसको दिखाया जा रहा है। अब हम आते हैं कि सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक जब 2 तत्व इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं, और इनके बीच के जो बंधन हो गया तो उनका भौतिक गुण क्या होगा। तो सबसे पहला हमारा आता है बात कि इनका क्वथनांक और गलनांक, गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होगा, तो सबसे पहले हम क्वथनांक की ही बात कर ले, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहे हैं, यौगिक बन रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बन रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट उनके बीच में नहीं है, वो उनका पर्सनल नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तुम भी अपना काम करो और मैं भी अपना काम करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि उनके बीच जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उनके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेक करने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। साथ ही वही चीज इनका गलनांक में भी होगा।
यहाँ पर एक यहाँ पॉइंट भी दिया गया है कि इनके बीच अंतर अणुक बल बहुत कम होता है, क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं ना अपनी एनर्जी को। इसके कारण इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतर आणविक बल जो होता है, वो भी बहुत कम होता है। दूसरा कहता है कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। ये भी बहुत आसान सी चीज है। विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों विद्युत के कुचालक होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि जब कोई तत्व विद्युत का सुचालक होता है, जैसे हम ग्रेफाइट की बात करते हैं या हम तांबे की बात करते हैं, तो कोई कैसे विद्युत का सुचालक होता है? क्योंकि उसमें आयन होते हैं। जब आयन ही तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैरी करता है, जिसका जो कि हम बिजली के फॉर्म में देखते हैं, या कुचालक या सुचालक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पर तो आयन का ट्रांसफर और गेन हो ही नहीं रहा, तो इनके बीच का में तो कोई बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड तो बना ही नहीं। तो बॉन्ड नहीं होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होंगे। नेक्स्ट कहता है कि कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। सर्वोत्मुखी प्रकृति कहता है कि कार्बन जो है वो कई रूपों में हमें देख सकते हैं, जैसे श्रृंखलन, चतुसंयोजकता। तो श्रृंखलन में कहता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाता है। जैसे आप पढ़ चुके ऑलरेडी, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन को पढ़े। फ्लोरीन क्या है? वो एक बड़ा सा बॉल है, फुटबॉल के बॉल के शेप का है। तो उसमें क्या, वो सारे कार्बन परमाणु जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल राउंड शेप में अरेंज और बॉल की तरह का दिखते हैं। जबकि हीरा को जब आप देखते हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में दिखता है। ग्रेफाइट में जो कार्बन के जो है वो पैरेलल अरेंज है। तो ये श्रृंखलन है, ये शाखित होता है, यानी ब्रांच्ड हो सकता है, लंबी चेन हो सकती है, लॉन्ग चेन। साथ ही वलय संरचना, जो कि भी फ्लोरीन की मैंने बात की, ये एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध के साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि अभी आपने इथिलीन में देखा था, उसमें दो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर वो कर रहे थे। अब आते हैं दूसरा, चतुसंयोजकता, यानी टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कार्बन जो है वो न केवल 10th के लिए बल्कि आगे के क्लास में भी जब आप पढ़ते हैं तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसी के आधार पर पढ़ते हैं। तो हमें ये चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए। तो चतुसंयोजकता कहता है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, जो अभी मैंने बोर्ड पर बताया कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी कही जाती है, उसकी संयोजकता कही जाती है। कार्बन में 4 है तो उसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। इसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध कर सकता है। यानी इसकी वैलेंसी जो है वो कितनी होती है? 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। अगला आप देखिए बच्चों, कहता है कि कार्बन कितने रूपों में हमें मिल सकता है। तो पहला है रूप क्रिस्टलीय, दूसरा अक्रिस्टलीय, क्रिस्टल फॉर्म में, और दूसरा अक्रिस्टल फॉर्म में। क्रिस्टल का मतलब ही होता है जिसमें शाइन हो। तो कार्बन के क्रिस्टल फॉर्म में हम देखें तो सबसे पहले एलोट्रॉफ कहते हैं। एलोट्रॉफ, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एलोट्रॉफ? एलोट्रॉफ से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन के विभिन्न रूपों जो पाए जाते हैं उन्हें हम कार्बन के अपरूप कहते हैं। एक ही चीज जब विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसे हम कार्बन के अपरूप कहते हैं। जैसे अगर हम कागज की ही बात करें तो एक ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक पेपर तो उसे हम कहते हैं सादा कागज है या ताव वाला कागज है, जिसको हम अक्सर लिखने पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या आप कहते हैं कि A4 आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं, प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि A4 पेज में आप प्रिंट करें। दूसरा, वही कागज जब प्रिंट होकर आपके पास आ जाता है तो वो किताब हो गया। यानी वो सब क्या हुए? एक कागज के ही कई रूप हुए। तो कार्बन के भी विभिन्न रूपों को हम कार्बन के अपरूप कहते हैं। तो ये अपरूप कैसे हो सकते हैं? क्रिस्टलीय हो सकते हैं, दूसरा अक्रिस्टलीय हो सकते हैं। क्रिस्टल में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और अक्रिस्टल में चारकोल, काजल, खनिज कोयला, जिसकी अभी हमने चर्चा कर ली है। तो अब आते हैं कि जब एक तत्व 2 या अधिक रूप में पाया जाता है लेकिन गुण धर्म एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे आप एक प्रिंट आउट कागज किताब ले लें और एक सादा कॉपी ले लें, गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन वो है तो एक ही चीज के बने हुए।
तो उन्हें हम अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के अपरूपों को दो भागों में बांटा जा सकता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, जिसको अभी आपने टेबल के फॉर्म में देखा। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल फॉर्म की जब बात करें तो सब आता है हीरा। आप जानते हैं कि हीरा धरती का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 4500 डिग्री केल्विन होता है। तो आप समझिए कि ये कितना हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ भी हम इसको कह सकते हैं। कहता है कि इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति में 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। साथ ही ये सहसंयोजक बंधन त्रिविमीय संरचना होती है, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसे तोड़ना काफी कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है और ये कार्बन कार्बन के साथ बंधयुक्त संरचना होती है, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट हो जाता है। यानी कि इसका क्या होगा, नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। दोनों के बीच में अगर 2 दोस्त हैं, उनके बीच में कहीं पर कोई मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनकी दोस्ती तोड़नी बहुत मुश्किल है। तो वही बात यहाँ है, हीरा जो है वो क्या है, अपने कार्बन के साथ पूरी तरह से फुल्ली अटैच्ड है, तो हम उसको नहीं तोड़ पाएंगे। नेचुरल बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसका उपयोग आप जानते हैं कहाँ कहाँ हो सकता है, घर्षण के रूप में, डाइज बनाने में और विद्युत प्रकाश लैंप के टंगस्टन फिलामेंट बनाने में ही इस्तेमाल होता है। साथ ही आप जानते हैं कि हीरा को हीरे से ही काटा जाता है। हीरा को शेप देने के लिए जो हम हीरा प्रकृति से निकालते हैं वो तो बिल्कुल वैग फॉर्म में होता है, उसे हम एक शेप साइज देते हैं और उसके कट, क्रिस्टलिटी, क्लियरिटी, 4 बेसिस पर हम हीरे को मापते हैं, जिससे उसका पहचान, उसकी कीमत आधारित की जाती है। दूसरा जो कार्बन का क्रिस्टल फॉर्म है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो भी कार्बन के परमाणु हैं वो सभी पैरेलल फॉर्म में अरेंज है। आप देखें ये सभी एक दूसरे से पैरेलल, अगर ये यहाँ पे अगर ये स्लैंटिंग लाइन में तिरछा अगर अटैच्ड भी है तो अगर इसको हम यहाँ लाए तो ये पूरे तरह से पैरेलल है। तो आप यहाँ ये लिखेंगे कि ये आपस में परतें वंडर वॉल द्वारा जुड़ी होती है। वंडर वॉल बल क्या होता है ये आप जानते हैं, ये क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। वंडर वॉल थ्योरी आप पढ़े होंगे। और इनके बीच की दूरी 340 pm होती है। pm यानी पार्टिकल होता है, और साथ ही ये हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, जबकि वो 3D फॉर्म में था। तो साथ ही जो ग्रेफाइट होता है वो सबसे अच्छा आप जानते हैं कि ये विद्युत का कुचालक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और हमारी आम जिंदगी में जो पेंसिल जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। साथ ही ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में कार्य करता है। साथ ही उच्च ताप पर यह मशीनों में स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी यूज होता है। एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये कैसे है विद्युत का सुचालक। तो कहता है कि चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र छूट जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी हो जाता है। ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इसकी ग्रेफाइट की परतों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, और इस कारण ग्रेफाइट मुलायम और स्लिपरी यानी चिकना होता है। जैसे ये है तो इसको हम तो आसानी से यहाँ से इस बॉन्डिंग को तोड़ सकते हैं। अगला बच्चों देखिए फुलरीन, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। ये बकमिंस्टर फुलरीन द्वारा खोजा गया था। इसमें 60 से भी ज्यादा कार्बन के एटम्स हो सकते हैं, और ये फुलरीन कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि इनमें डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है। ये फुलरीन पिंजरानुमा होता है। जैसे पिंजरानुमा क्या होता है, आप एक कॉम्पैक्ट बॉल को लीजिए, उसको प्रेस करिए, एकदम दब के छोटा सा हो जाता है, उसको फैलाएं तो वो फैल जाता है। दे आर फुल्ली कॉम्पैक्ट। और ये इसको कब हम निर्माण कर सकते हैं, तो हीलियम, ऑर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को हम गर्म करते हैं तो फुलरीन का निर्माण होता है। इसमें 6 सदस्यीय 20 वलय और 5 सदस्यीय 12 वलय होते हैं। तो आप देखें तो 20 छक्क 20 से 120 और 5 सदस्यीय 60 कार्बन के परमाणु होते हैं। तो 6 सदस्यीय वलय 6 और 5 सदस्यीय वलय के साथ संघनित होकर के, फ्यूज्ड होकर करके ये फॉर्म बनाता है, और 3 कार्बन परमाणुओं के साथ 3 आबंध बनाता है। साथ ही ये क्या करता है, एरोमेटिक गुण भी प्रदान करता है। एरोमेटिक क्या गुण क्या होता है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ही आज हमने कार्बन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, जिसमें हमने ये जाना कार्बन क्या है,
कार्बन कैसे अपने बंधन को बनाता है और अपने आप को स्टेबल करता है, कार्बन की चतुस्संयोजकता क्या होती है और कार्बन के विभिन्न अपरूपों के बारे में हमने जाना। अगले क्लास में हम जानेंगे संतृप्त असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपनी क्लास का अपने पाठ का रिवीजन करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।